बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ख़त के हवाले से। आज दो खतूत लिखे गए हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, और पहले ख़त में जर्नलिस्ट अरशद शरीफ के हवाले से, उनके कत्ल के हवाले से, तहक़ीक़ात के हवाले से ख़त लिखा गया है और कहा गया है चीफ जस्टिस साहब से कि वो दस्तयाब जजेस पर मुश्तमिल एक जुडिशल कमीशन बनाएं जो कि तमाम तहक़ीक़ात की रोशनी में इस बात का जायज़ा ले कि जो उनकी फ़ोन कॉल्स थी या बाकी चीज़ें थी, जिस तरीके से अरशद शरीफ की वालदा ने इस्तदा की है, उस हवाले से हुकूमत उनके साथ है और जुडिशल कमीशन बनाया जाए और इस कत्ल की पूरी तहक़ीक़ात की जाए। उसके बाद नाज़रीन एक और ख़त भी लिखा गया जो कि इमरान खान पे कातिलाना हमले की तहक़ीक़ात के हवाले से लिखा गया, और इस ख़त में साथ साथ कुछ ऐसे सवालात भी बता दिए गए जिन पर यह कहा गया कि इन सवालात को ज़रूर मलहूज़ खातिर रखा जाए कि इमरान खान के कंटेनर और मार्च की हिफाजत की जिम्मेदारी किन एजेंसियों के पास थी, और उन एजेंसीज़ ने जिनके पास ये जिम्मेदारी थी उन्होंने जो रहनुमाई फराम की या जो सिफारिशात की थी, क्या उन पर अमल किया गया या नहीं किया गया। दूसरी जानिब जो क्राइम सीन था, क्या उसे कानून के मुताबिक तहवील में लिया गया, क्या तहक़ीक़ात की गई। इसके अलावा और भी बहुत से सवाल उठाए गए हैं, और एक तफसीली ख़त जो है वो लिखा गया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की जानिब से। नाज़रीन, इसके साथ साथ आपको ये बताते चलें कि आज एक मुलाकात हुई है, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एतज़ाज़ अहसन साहब, जिन्होंने मुलाकात की है इमरान खान से। और इससे पहले तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा ज़रूर थे, लेकिन अब इमरान खान का जो एलामिया जारी किया गया उससे लगता है कि एतज़ाज़ अहसन की राहें जुदा हो गई। इससे कबल एतज़ाज़ अहसन को शो कॉज नोटिस भी दिया गया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से। एतज़ाज़ अहसन माजी में उनके नाम से कुछ सोशल मीडिया अकाउंट से मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स दिए गए थे जिन पे के बड़ी सवालात उठाए जा रहे थे कि आए सोशल मीडिया अकाउंट्स बाकी एतज़ाज़ अहसन के जिनसे ये स्टेटमेंट्स जारी किए जाते हैं। बहरहाल इसके साथ साथ मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब जो हैं, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर सेनेटर मुंतखब हुए थे, उन्होंने भी अपनी सेनेटरशिप से इस्तीफ़ा दे दिया, और ये इस्तीफ़ा जो है ये कल चेयरमैन सेनेट को इरसाल कर दिया जाएगा। उनका कहना यह था कि उनकी पार्टी के मुख्तलिफ लोगों ने उनको आगाह किया कि पार्टी लीडरशिप जो है उनकी पॉलिटिकल पोजीशन से खुश नहीं है, जिसकी वजह से उन्होंने ये इस्तीफ़ा दिया। इससे कबल मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर की जानिब से कुछ ट्वीट्स किए गए जिनमें ख़ास तौर पे जो चीज़ें जो ऑडियो लीक्स हुई और जिस तरीके से लोगों के कॉल्स टेप की जा रही थी, उस हवाले से ये कहा गया कि जी हर शख्स को जो है ये आज़ादी होनी चाहिए कि वो आज़ादी के साथ अपने फ़ोन का इस्तेमाल कर सके या अपनी मूवमेंट्स रख सके। किसी की भी नॉर्मल मूवमेंट्स पे नज़र रखना या फ़ोन को टेप करना जो है ना, ये बुनियादी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी है। पर नाज़रीन, तमाम सूरत हाल के हवाले से आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। इस वक्त हमें फ़ोन लाइन पर ज्वाइन किया है शफीक गुजर साहब ने, जो कि MPA हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और सीनियर रहनुमा हैं। हम उनसे बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम शफीक गुजर साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। जी वालेकुम सलाम जी, थैंक यू, मेहरबानी। शफीक गुजर साहब, अब जबकि FIR भी काट दी गई है, लेकिन पुलिस की मदय्यत में FIR काटी गई है, इमरान खान की जानिब से FIR मुस्तरद कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अहकामात थे, डेडलाइन गुजरने वाली है, और साथ साथ ये ख़त जो है ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल को लिख दिया गया है तहकीकात के हवाले से। क्या कहते हैं सर, आप समझते हैं कि FIR होनी चाहिए या ये तहकीकात बाकायदा जुडिशल कमीशन के ज़रिए होनी चाहिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया भाई। सबसे पहले तो बात यह है कि मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि मैं कोई कानून का कोई तालिब इल्म तो नहीं हूँ, लेकिन हकीकत में जो हमारे पास रोज़मर्रा के मामला आते हैं, काफ़ी सारे लॉ के मुतलका लोग आते हैं, तो देखिए ये FIR जो बनती है, सबसे पहले एक मौका पर ही एक आदमी को पकड़ा गया है, जिसने जो फायर चलाते हुए देखा भी जा सकता है। इनके ही आदमियों ने पकड़ा है, पुलिस ने पकड़ा है, पकड़ के उसको वो थाने में लेके गए हैं, उधर से बयान वगैरह दिलाया गया है। और इनकी ये पंजाब गवर्नमेंट की जाती एक जिम्मेदारी थी कि मसलन ये जिम्मेदारी का सबूत देते हुए जिस आदमी को पकड़ा है, कोई और भी अगर आदमी ये कहते हैं उनको पकड़ा है, तो उनकी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद असल तो FIR उन्हीं आदमियों पे बनती है। उसके बाद वो बताएं कि किसने उनको कहा था ये फायर लगाएं, किसने उनको इस काम के लिए भेजा था। दूसरी बात यह है कि ये जो मसलन अरसा दराज से इनके जितने रहनुमा हैं PTI के, ये सब कह रहे हैं, कोई कह रहा है मुझे 2 दिन पहले पता था, कोई कह रहा है मुझे 1 दिन पहले पता था,
कोई कह रहा है मुझे पता चल गया था ये फलां जगह पे जाके ये फायर बजेंगे। तो इनको जो हर चीज बात में ये कहते हैं कि हमें ये पहले ही पता है। जब इनको हर चीज का पहले ही पता है तो उसका इंतजाम करना इनकी एक जाती जिम्मेदारी थी। हमारी तो ये वफाक गवर्नमेंट की तरफ से 12 दफा इनको ये मसलन सिक्योरिटी के हवाले से उन्होंने कहा कि जो हमारे मुतलका को तावन के हवाले से हमसे जो आपको मालूमात चाहिए, जो हमसे आपको तावन चाहिए, हम हाजिर हैं। बजरिया लेटर लिखा गया है। तो ये एफआईआर होने के बाद बकायदा इन्वेस्टिगेशन हो। असल तो सही एफआईआर काटी गई है क्योंकि एक मौका से आदमी पकड़ा गया है जो फायर चलाते हुए पकड़ा गया है। दूसरी बात है कि ये अगर इतने ही सर, मुखलस आप समझते हैं कि काफ लीग और इस वक्त पीटीआई में कुछ चपखलिश है, या वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो इस वक्त इमरान खान की पॉलिसी से इख्तलाफ रखते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये उसकी पॉलिसी से तो मैं समझता हूँ कि जो भी मुबे वतन है वो इख्तलाफ करेगा। क्योंकि मैं कल को किसी भी अपने मुखालफ पे कह दूं कि ये इसके खिलाफ आप एफआईआर काट दें। देखिए, ये एक वकुआ हुआ है। वकुआ होने के बाद एक आदमी को फैर उस आदमी का लगा, वो आदमी मौके पे मर गया। अल्लाह ताला उसके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए और उसे जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। यहाँ तक कि उसका पोस्टमार्टम तक नहीं करवाया गया। अगर ये इतने मुखलस थे, वो भी एक जान थी जो इनके जलसे में जान वो गई है और इन्हीं के आदमी की फायर की वजह से गई है, तो उसका तो पोस्टमार्टम तक नहीं कराया गया। इनको सिर्फ एक ही काम है कि ये जो पहली बात तो ये है कि ये मतलब कह रहे हैं, कोई कह रहा है कोई 4 फायर लगे हैं, कोई कह रहा है 2 लगे हैं, कोई कह रहा है 3 लगे हैं, कोई कह रहा है शल्ले लगे हैं। अभी तक तो ये क्लियर नहीं कर सके कि उसको फायर जो खान साहब को लगे हैं वो कितने लगे हैं। ठीक। और मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि अगर ये वकुआ जिसने भी किया है, जो भी आदमी इसमें मुलव्वस है, उसको बिल्कुल सामने आना चाहिए। और मियां शबाशी साहब ने जो लेटर लिखा है, जो खत लिखा है जुडिशरी के हवाले से, तो ये इससे बड़ी क्या बात है। अल्लाह करे ऐसा कोई बेंच बन जाए जो पूरी तहकीकात कर ले, तहकीकात करे। तहकीकात के बाद कम से कम ये दूध का दूध और पानी का पानी तो साबित हो जाना चाहिए ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया शफीक गुजर साहब, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाज़रीन, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मेंबर प्रोविंशियल असेंबली शफीक गुजर हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, अब हम कुछ बात करना चाहेंगे ख़ास तौर पे कराची के हवाले से और अर्बन सिंध के हवाले से। यानी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के एक वफ़द ने मुलाकात की, वज़ीर आला सिंध से मुलाकात हुई और उसमें ये बात की गई कि जी जो मुआहदे में जो नुकात थे जिन पे के अमल दरामद नहीं हो पा रहा है, जिसमें कि कुछ मुआहदों पर यानी कुछ नुकात पर अमल दरामद हुआ और कुछ पे मौखिर हो गया। गवर्नर की अब तैनाती के बाद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के कुछ जो नुकात थे मुआहदे के, उस पर अमल होता नज़र आ रहा है। लेकिन उससे अहम जो नुकात हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची के हवाले से हैं, मेयर कराची के हवाले से हैं, या जो बल्दियाती कवानीन में जो तब्दीलियाँ हैं उनके हवाले से हैं, उन पर अब तक कोई पेशरफ नहीं नज़र आती है। इस हवाले से आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक अपना इजलास भी जारी है जिसमें मुख्तलिफ वज़रा और पार्टी लीडरान मौजूद हैं और ये फैसला किया जाएगा कि किस तरीके से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के साथ होने वाले मुआहदों पर अमल दरामद किया जा सकता है। साथ ही साथ सिंध के बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से भी बात की जाएगी, क्योंकि अब जो कल हियरिंग होनी थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, उसे भी मौखिर कर दिया गया है आम तातील की वजह से, और अब 15 नवंबर की डेट दी गई है इलेक्शन कमीशन की जानिब से बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद के हवाले की जो हियरिंग है उसके हवाले से। बहरहाल कर एक मुश्तरका मीडिया टॉक भी की गई ख्वाजा दारुल हसन और शर्जील मेमन की जानिब से, और उसमें एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसीज़ और लॉन्ग मार्च की मजम्मत की गई, दूसरी जानिब कराची के हवाले से भी बात की गई। इसके अलावा जो है वो हमें कल वफाकी वज़ीर बराए IT जो है वो बरहम नज़र आए वफाकी हुकूमत पे, क्योंकि IT जो कि एक खतीर रकम मांगती है किसी भी मंसूबे के लिए, उसमें वफाकी हुकूमत की जानिब से उस तरीके से कोऑपरेट नहीं किया जा रहा। और इसमें अमीनुल हक साहब का यहाँ तक कहना था कि अगर मेरी वजारत नहीं रही तो ये बात याद रखें वज़ीर ख़जाना की उनकी भी वजारत नहीं रहेगी। बहरहाल इस हवाले से हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं साबिक़ मेयर कराची और रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जनाब वसीम अख्तर साहब। अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई, खुश आमदीद कहते हैं सर प्रोग्राम में। वालेकुम सलाम जी। वसीम भाई, कल मुलाकात भी हुई और माजी में भी मुलाकातें रही हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का एक बाकायदा मुआहदा जिसका ऐलान भी किया गया और एलानिया तौर पे इस मुआहदे को दिखाया भी गया, 26 नुकात पर मबनी मुआहदा है। सर, क्या समझते हैं, अमल दरामद हो रहा है, हो जाएगा, या नाउमीदी है पार्टी में? देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं
कि जो मैंडेट हमें मिला है एज एमक्यूएम पाकिस्तान, उसका हम हक अदा करें और उस मैंडेट को सामने रख के कराची के लोगों के मसाइल हल करें, सिंध के लोगों के मसाइल हल करें। अफसोस से भी कहना पड़ता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद ऑन आर्टिकल 140A इस तरह से हमें मजीद मेहनत करनी पड़ रही है। इस सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो अटल होता है और उसको इन लेटर इन स्पिरिट इम्प्लीमेंट होना चाहिए, मगर बदकिस्मती से सुप्रीम कोर्ट के इतने सारे फैसले ऐसे हैं जो हुकूमतें उन पे अमल नहीं करती। हम फैसला लेने के बावजूद रिक्वेस्ट कर रहे हैं हुकूमतों से कि इस पे अमल किया जाए। तो किसी हद तक तो हम आगे बढ़े हैं, मगर जो चाह रहे हैं हम इन लेटर इन स्पिरिट इम्प्लीमेंट हो वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। उस पे इन प्रिंसिपल ये एग्रीमेंट हुआ है कि फेज 1 में हम कुछ इख्तियारात फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मेयर की झोली में डालेंगे, जो भी मेयर का है। उसके बाद कुछ और नुकात हैं जो हम फेज 2 में रख लेंगे, जिसपे इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट हुआ है कि हम इसको भी इम्प्लीमेंट कराएंगे, बिकॉज पीपल्स पार्टी की लीडरशिप बिलावल साहब और आसिफ साहब मुत्तफिक थे जब उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया कि ये जेन्युइन डिमांड्स हैं एमक्यूएम की, कराची से रिलेटेड, हैदराबाद मीरपुरा सक्कर से रिलेटेड, इनको इम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो एक वे फॉरवर्ड तो मिला है हमें कल, और उम्मीद करते हैं इसी तरह आगे बढ़ रहे हैं हम। सर, आप माजी में माशाल्लाह आपने पूरा टेन्योर पूरा किया, और आप जब इख्तियारात और फंड्स की बात करते थे लोग समझते थे शायद आप इसको एक्सक्यूज़ बना के जो है वो पेश कर रहे हैं। बाद में लोगों को आइडिया हुआ, तमाम लोगों ने भी देखा किस तरीके से जो है वो मेयर कराची या सिंध के अर्बन एरियाज़ के जो मेयर हैं उनके इख्तियारात के हवाले से बात की गई और सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट पे जो सवालात उठाए गए। सर, अब हतमी सूरत क्या बनती है? आप समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो मेयर के इख्तियारात और लोकल गवर्नमेंट का जो दायरा इख्तियार है, ख़ास तौर पे फाइनेंशियल मैटर्स और तमाम चीज़ें, कोई ऐसी उम्मीद है कि वो हवाले कर सके मेयर कराची के, सिंध की लोकल गवर्नमेंट के? देखिए, 4 साल मैंने मेयरशिप के जो गुजारे उसमें थ्रू आउट हैमरिंग में करता रहा कि बल्दियाती निज़ाम मजबूत होना चाहिए। हम 2017 में पिटीशन लेके सुप्रीम कोर्ट भी गए और हमने अपना केस सुप्रीम कोर्ट में भी रखा, जिसका फैसला आया। ये एक प्रेशर बिल्डअप किया था हमने, और फिर सिर्फ कराची के लिए नहीं, मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो वो पूरे पाकिस्तान पे लागू होता है। और हमारे मैनिफेस्टो में है, और हम समझते हैं कि ये जो थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट है, विच इज द मॉन्टेसरी ऑफ डेमोक्रेसी, ये जब तक मजबूत नहीं होगी, आपके मुल्क में ना जमहूरियत मजबूत होती, ना आपकी इकोनॉमी बेहतर होगी। जब तक लोगों के डोर स्टेप पे वो इलेक्टेड लोग जो कि ग्रास रूट लेवल से ताल्लुक रखते हैं, वो मामलात हल ना कराएं, जब तक मामलात हल नहीं हो सकते। फिर दुनिया में ये राय है। तो एक प्रेशर बिल्डअप हुआ है। जाहिर है एक हमारी पाकिस्तान की सियासत में एक फ्यूडल मेंटालिटी है, और फ्यूडल मेंटालिटी क्या कहती है कि सेंट्रलाइजेशन, एवरीबडी वांट्स टू हैव ऑल द पावर्स। डिवोल्यूशन नहीं है कहीं भी हमारे यहाँ। हमारे यहाँ कभी भी जमहूरी पार्टियों ने इलेक्शन नहीं कराए हैं बल्दिया के। जब भी बल्दिया के इलेक्शन हुए या तो सुप्रीम कोर्ट ने कराए हैं या मार्शल लॉ में हुए हैं। तो ये आस्ते आस्ते ही तब्दीली आ सकेगी। हमने इतनी हैमरिंग की है, एमक्यूएम को क्रेडिट जाता है इसका कि बल्दियाती निज़ाम मजबूत होना चाहिए, सिर्फ एमक्यूएम के लिए नहीं, पूरे मुल्क में, और जो भी इलेक्ट होके आता है। तो मैं समझता हूँ थोड़ा सा वक्त लगेगा, कामयाबी होगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट को ले लेते हैं हम। सिर्फ हमारे थ्रू प्रेशर नहीं है, इनके जो अपने इलाके हैं इंटीरियर सिंध के, वहां से भी एक प्रेशर बिल्डअप होता है। इनके अपने लोग तो नहीं बोल सकते, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले आवाज उठा सकते, मगर एक प्रेशर बिल्ड अप होता है जो कि नजर नहीं आता मीडिया में। वैसे लोग बातें करते हैं। तो मैं समझता हूँ एक दिन ऐसा
आएगा कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है वो इन लेटर एंड स्पिरिट इम्प्लीमेंट होगा। ठीक। अच्छा, वसीम मुख्तार साहब ये भी बताइएगा कि दूसरी जानिब जो है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की क्या ये डिमांड है कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची फ़िलहाल के लिए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का या तो कोई नाम उनकी तरफ से नामजद करदा या फिर कोई पार्टी का बंदा जो है वो लगाया जाए एडमिनिस्ट्रेटर कराची की हैसियत से, ये बात दुरुस्त है सर? नहीं, वो तो मैं तो इलेक्शन की बात कर रहा था। अभी जो ये पीरियड चल रहा है इसमें हमारा डिसीजन हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट ईस्ट, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी और सेंट्रल का एनक्यूम नाम देगी फॉर द एडमिनिस्ट्रेटर, और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में हम मिलके नाम देंगे विद द पीपल्स पार्टी, विद द गवर्नमेंट, और कराची हैदराबाद का जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा वो हमारा होगा, एनसीएम से ताल्लुक रखता होगा वो। ठीक। तो सर उस पर कब तक अमल दरामद करने के लिए कहा गया है? क्योंकि हमारी प्रायोरिटी इसकी है कि हल्का बंदियां हो जाएं जल्द से जल्द, डिसीजन हो जाए उस पर, और उसी के साथ फिर हम ये जो अमेंडमेंट्स हैं 2013 के एक्ट में ये भी हम सामने ले आए, ताकि आने वाला जो भी मेयर हो उसके पास कम से कम इख्तियार तो हो। 4 साल में चीफ इख्तियार के लिए ना फाइनेंशियल पावर थे ना एडमिनिस्ट्रेटिव, तो कम से कम अब जब इलेक्शन कराने जा ही रहे हैं तो फिर शहर 3.5 करोड़ की आबादी से ज्यादा बढ़ रहा है, हब है, 2 पोर्ट्स हैं, तो एक ऐसा स्ट्रांग मेयर तो आए जो कुछ काम कर सके। हमने ये जद्दोजहद की है और हम चाहते हैं कि हम कामयाब हों इसमें, जाहिर है। अच्छा सर, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन तरामीम को इलेक्शन के बाद तक ले जाना चाहती है, बल्दियाती इलेक्शन के बाद तक, ताकि एक वाज़ेह तस्वीर भी सामने आ जाए कि किस पार्टी का मेयर जो है वो मुंतखब होने जा रहा है या मुंतखब होता है? नहीं, मैं नहीं समझा, कहाँ ले जाना चाह रहे हैं? सर मैं कह रहा हूँ कि क्या इन तरामीम को बल्दियाती इलेक्शन के बाद तक करने के लिए कहा जा रहा है सिंध हुकूमत की जानिब से, या ये बल्दियाती इंतखाबात से पहले तरामीम जो है मुमकिन है? नहीं, बिल्कुल मुमकिन है। तरामीम तो पहले होनी चाहिए। इलेक्शन के बाद जो भी इलेक्ट होके आएगा कम से कम उसके पास वो पावर्स तो हो कि वो कुछ डिलीवर कर सके। अच्छा सर, गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी जो हैं वो क्या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और सिंध हुकूमत के दरमियान कोई ब्रिज का किरदार अदा कर रहे हैं? वो इस हवाले से कोशिशें कर रहे हैं कि ये बल्दियाती जो कानून है, कवानीन है, इनमें तरामीम हो जाए, या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का जो मुआहिदा है उसकी तमाम नुकात पर अमल दरामद हो जाए? हाँ, बिल्कुल ऐसा है। एक ये गवर्नर का ज़ाहिर है वफाक का नुमाइंदा होता है, उसका भी एक रोल होता है, और वो भी चाहते हैं कि कराची तरक्की करे, सिंध तरक्की करे और एक कंसेंसस के साथ आगे बढ़े, सारी सियासी जमातें मिलके बैठे। ये तो उनके जिम्मेदारियों में शामिल है। अच्छा सर, कराची के एडमिनिस्ट्रेटर के हवाले से अगर हम बात करें इस वक्त की एट प्रेजेंट, तो ये भी कहा जा रहा है कि शायद आपकी जानिब से कुछ सरकारी जो अफसरान हैं उनकी भी नाम दिए गए हैं कि चले अगर पार्टी के हवाले से सियासी एडमिनिस्ट्रेटर नहीं लगाते तो सरकारी अफसरान में से किसी एक को एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया जाए। तो जो भी होगा हमारी कंसेंट से होगा, हमारा नाम दिया होगा। अच्छा सर, सिंध हुकूमत में शमूलियत के हवाले से भी कुछ खबरें थी कि कुछ वजारतें भी आपकी पार्टी को मिलने वाली हैं सिंध हुकूमत में, क्या ये खबरें दुरुस्त हैं? देखिए, ये अभी इट्स वेरी अर्ली टू से समथिंग। अभी हम जो अपनी प्रायोरिटी है वो पूरी कर लें, उसके बाद देखते हैं कि जब हम फेडरल गवर्नमेंट में हैं तो अगर ऐसा जरूरत महसूस होगी तो आगे बढ़ेंगे। ठीक। अच्छा सर, वोट बैंक को बढ़ाने के लिए कुछ काम किया जा रहा है, क्योंकि हालिया जो ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं उसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का वोट बैंक सुकड़ता नजर आया है, उसके हवाले से पार्टी में कोई मुशावरत की गई है? क्योंकि हुकूमत में शमूलियत की वजह से ये कहा जा रहा है कि शायद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का वोट बैंक की कमी की एक वजह यह भी है कि वो जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में शामिल हुई उसकी वजह से शायद लोग घरों से बाहर नहीं निकले, क्या कहेंगे आप? बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक तो हमें वो लेवल प्लेइंग फील्ड जो मिलना चाहिए एज अ पॉलिटिकल पार्टी वो नहीं दिया गया आज तक, और वजूहात हैं, ऑफिसेस हमारे बंद हैं, हमारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, हमारे पार्टी से रिलेटेड जैसे
झूठे मुकदमे बने हुए हैं, मिसिंग पर्सन हैं, ये अपनी जगह। हम इन चीजों में उलझे हुए हैं। उस तरह से हम अपने वोटर्स के पास नहीं जा सके, ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ। मगर हमारी पूरी कोशिश है, हमारे MNS ग्राउंड पे अब काम कर रहे हैं। फिर जो 4 साल बल्दिया के गुजरे उसमें जाहिर है हम डिलीवर नहीं कर सके क्योंकि हमारे पास वो इख्तियारात नहीं थे। मगर कराची की आवाम समझती है ये, और अल्लाह का शुक्र है जो हम लोगों से कुछ नाराज होके कुछ खामोश हो गए थे, बैठ गए थे, वो भी अब ज्वाइन कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं, हम चाहते हैं आगे बढ़े। फिर जो पॉलिसीज रही हैं गवर्नमेंट की, लाइक सेंसस, उस पे बहुत ही नाउमीदी हुई है लोगों को, आवाम को, कि आधा गिन दिया गया शहर को। फिर गवर्नमेंट की पॉलिसीज जैसे जाली डोमिसाइल दिए जा रहे हैं, हल्का बंदियां अपनी मर्जी की जा रही हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं वो आवाम को एक मायूसी की तरफ लेके जाती हैं, जिसका इफेक्ट हमारे वोट बैंक पे जरूर पड़ा है। और उसके बाद जो आर्टिफिशियली क्रिएट की हुई पॉलिटिकल पार्टी सामने लेके आई जाती हैं। आप PTI को भी मैं इसी तरह लूंगा क्योंकि 3.5 साल MNS MPs रहे मगर कराची के लिए कुछ नहीं किया। तो एक PTI को आपने थोप दिया, एक TLP को थोप दिया और कुछ दुबई से पकड़ के ले आए। तो ये चीजें तो MKM को आप ब्लॉक ही कर रहे हो ना, चाहे हमारी कारकर्दगी, चाहे हमारा वोट बैंक, चाहे हमारी परफॉर्मेंस पॉलिटिकली ग्राउंड पे। तो हमें तो एंगेज रखा हुआ है ना गलत एक्टिविटीज में, हमें उलझा के रखा हुआ है। हम उस तरह आवाम में पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे इन वक्तों में ना, हमने नहीं किया, वो हमारी गलती है, मगर हम उस पर अब काम कर रहे हैं। वसीम भाई, मुझे बताइएगा सर, पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात जो हैं, जो कुछ शख्सियात में हो गए थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप बेहतर समझते हैं, वो बेहतर हो गए हैं? अब पार्टी अंदर से मुत्तहिद है ना? देखिए, इख्तलाफ कहाँ नहीं होता जी। मैं तो इस तरह कहूंगा कि पूरे पाकिस्तान जो है वो हमसे सवाल करता है आप एक हो जाएं। कभी नून को नहीं कहा कि आप एक हो जाएं, काफ कटी है ना उसमें से। कभी पीपल्स पार्टी को नहीं कहा कि आप एक हो जाएं। और बहुत सारी जमातें हैं जो मुख्तलिफ जमातों में बटी हैं। सिर्फ MKM पे ही जोर दिया जाता है कि आप एक हो जाएं, हालांकि हमारा मामला ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ कोई नई जमात नहीं बनी। MKM पाकिस्तान एक जमात है और वो एक कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले लोगों की भी जमात है। कराची में मुख्तलिफ जबान बोलने वाले लोग जो बसते हैं उनकी भी जमात है, हक परस्तों की जमात है। हम 3rd लार्जेस्ट पार्टी रह चुके हैं इस मुल्क की। आज भी जितने ये जत्थे जो अलग हुए हैं ये नाकाम हुए हैं। आप वो डॉल्फिन को देख लें, आप PIB को देख लें, आप हकीकी को देख लें, जो सपोर्ट मिली है उन लोगों को कहीं से भी मिली हो, मगर वोट देख लें आप, अवाम ने रिजेक्ट किया है। बिल्कुल सर, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इसमें किया है, सरकार को रिजेक्ट किया है। जिसने MKM से निकल के अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनाई है वो रिजेक्ट हुआ है। तो इख्तलाफात तो हर जगह होते हैं, मगर अल्लाह का शुक्र है ऐसी कोई बात नहीं है MKM पाकिस्तान में कि खुदा ना खास्ता जिस तरह से मीडिया, सोशल मीडिया में पोर्ट्रे किया जा रहा है ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। तो सर, ये जो धड़े जो आपसे निकल के अलग हुए, क्या इनको मुत्तहिद करने के हवाले से भी कोई प्लान बनाया जा रहा है? और कामरान टिसोरी साहब की तैनाती भी उसका हिस्सा है? क्या ये बात दुरुस्त है, गलत है सर? देखिए, उसका हिस्सा नहीं है। खालिद भाई ने एक बयान दिया था, उसमें कामरान भाई पार्टी में आ गए। सबके लिए है, दरवाजे खुले हैं। आज भी PIB के बहुत सारे हमारे पुराने दोस्त सोशल मीडिया से जिनका ताल्लुक था, सेक्टर से था, लेबर डिवीजन से था, आज भी कम से कम 15-20 लोग आए हैं मिलने हैदराबाद। मैं अभी फारिग हुआ उनसे मिलके, उन्होंने ज्वाइन किया है, हमारे वापस आए सर। तो डॉक्टर फारूक सत्तार को क्यों नहीं वेलकम किया जाता सर? किस तरह वेलकम करें? क्या डोली लेके जाएं? क्या शादी कार्ड छपवाएं? कामरान भाई आए हैं ना, सबको बोला खालिद भाई ने जिसको आना है मगर आ जाएं, कंडीशंस नहीं। सर वो कहते मैं तो आ गया था, मुझे रोका ही नहीं। ये जो जब मुजाहरा हुआ था कहने कि मुझे रुख्सत कर दिया गया, मैं तो चला गया था कि वापस नहीं आऊंगा। वो चीजें अब इनके वो बहाने बेकार हो गए हैं। जब इन्होंने इलेक्शन लड़ लिया पतंग के खिलाफ ताले से, तो वो अब बेकार है बातें करना, मैं समझता हूँ।
जी, यानी सर अब जो अंदरूनी इख्तलाफात जो सोशल मीडिया पे चीज़ें आई, कुछ कहा गया कि जो आला क़यादतें हैं मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान बहादुराबाद, उनमें कुछ इख्तलाफात हो गए थे, वो भी दूर हो गए हैं? कोई इख्तलाफ नहीं है ऐसे, अच्छा। कोई भी नहीं है। देखिए, एक की दो तो लगती है ना यहाँ, और खास तौर पे जो यहाँ हमारे मेहरबान है वो मैं तो हैरान होता हूँ, फारूक साहब भी जब टीवी पे आते हैं तो वो बात करते हैं एमकेएम की। हाँ। पता नहीं क्यों, उनसे एमकेएम का ताल्लुक अब है नहीं। उन्होंने मुकदमा किया हुआ है एमकेएम पे। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन जो पार्टी का था उसको बगैर बताए जाके इस्लामाबाद चेंज किया है। उन्होंने ताले अपना इंतखाबी निशान रख के पतंग के खिलाफ इलेक्शन लड़ लिया, मोमबत्ती, और उनमें कोई फर्क नहीं है। तो मैं समझता हूँ अब वो ऐसा कोई इख्तलाफ है नहीं किसी में यहाँ जो मौजूद है। सब टीम वर्क की हैसियत से काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और वी आर फाइन, अल्लाह का शुक्र है। ठीक। अच्छा सर, बस एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने कोशिश ये भी की थी कि हुकूमत में शमूलियत के बाद नौकरियाँ और कुछ रिलीफ जो है आवाम को दे सके, उसमें भी सर अब तक कोई खातिर खा पेशरफ नहीं हुई। उस हवाले से कोई बात की जा रही है? बिल्कुल ऐसा है। आप जरा ये सोचें कि जब से एमकेएम वजूद में आई है, पीटीआई, नून और पीपल्स पार्टी के साथ बड़े एग्रीमेंट किए, आज तक फुलफिल नहीं हुए हैं वो। बिल्कुल, ये हमारी कामयाबी है 22 के बाद कि हमने सेंसस में भी कामयाबी हासिल की है, हैदराबाद की यूनिवर्सिटी में भी कामयाबी हासिल की है, और बहुत सारे ऐसे एरिया हैं लाइक सर्कुलर रेलवे, केसीआर, ये हमने हैमरिंग कर करके टेक्निक से अप्रूव कराया है। केसीआर, ये एमकेएम की कामयाबियां हैं सारी। तो इसी तरह आगे बढ़ रहे हैं। देने वाला जो है बहुत कंफ्यूज है कराची को। जो भी जमात इक़्तिदार में आई, कराची को किसी ने कुछ नहीं दिया। पीटीआई ने 14 सीटें यहाँ से चोरी की, फिर भी कुछ नहीं दिया कराची को। तो हम लगे हुए हैं सारी हुकूमतों के पीछे, चाहे वो सूबाई हो या फेडरल, कि कराची के ये इश्यूज रिजॉल्व करें। तो मैं समझता हूँ जाहिर है कोई भी साहिब इक़्तिदार नहीं चाहता कराची में डेवलपमेंट हो, मगर हम कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कामयाब होंगे। सर, विश यू बेस्ट ऑफ लक। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम की वक्त निकाला। नाजरीन, सीनियर रहनुमा मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। एक वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, अब हम कुछ बात करना चाहेंगे सेहत के हवाले से, और आपको बताते चलें कि दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक के साथ साथ अब यूएई से भी, मुत्तहदा अरब इमारात से भी कोविड की जो पाबंदियाँ थीं वो तमाम उठा ली गई हैं। इस हवाले से एलामिया भी जारी किया गया जिसमें कहा गया कि जी तमाम पाबंदियाँ, मास्क लगाना और तमाम पाबंदियाँ जो वो उठा ली गई, लेकिन अस्पतालों में अभी मास्क लगाए जाएंगे। पाकिस्तान में भी हमें अब केसेस में कमी नज़र आती है, और कोरोना के 22 जो है ना वो पिछले 24 घंटों में कोई अमवात नहीं हुई। साथ साथ 25 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं अभी कोविड के। लेकिन नाज़रीन, उसके साथ साथ मौसम में तब्दीली की वजह से फ्लू और बाकी जो अमराज हैं उनमें इजाफा हो गया है। ख़ास तौर पे दमा, फ्लू, खांसी, इन तमाम चीज़ों में इजाफा हुआ है, और चूँकि लोगों में कोविड का खौफ बैठा हुआ है इसलिए लोग परेशान ज़रूर होते हैं। इसी हवाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के, इसके अलावा स्पेशलिस्ट हैं ENT यानी हलक, नाक और कान के, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। वालेकुम अस्सलाम बुलंद जी, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर, सबसे पहले तो हम कुछ बात करना चाहेंगे कोविड के हवाले से। दुनिया में तकरीबन अब तमाम मुल्कों में से कोविड की जो रिस्ट्रिक्शंस थी वो हटाई जा चुकी हैं, और सिर्फ सवा अस्पतालों के, बाकी कहीं पे भी अब मास्क पहनना जो है वो लाजिम नहीं है। क्या समझते हैं सर, पाकिस्तान से भी अब ऑफिशियली भी ये तमाम पाबंदियाँ हटा लेनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पाबंदियां तो नहीं हटानी चाहिए, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि अब कोविड के जो केसेस हैं वो ग्रेजुअली कम होते जा रहे हैं। जैसे अभी आपने इंट्रो में कहा कि 25 केस आज रिकॉर्ड हुए हैं, और बहुत ही 0.4-0.5% पॉजिटिविटी रेट है पाकिस्तान में, और बाहर भी इसी तरह का है। लेकिन आपने कहा कि मास्क जो है वो हॉस्पिटल में लगाया जाता है। मैं समझता हूँ कि हॉस्पिटल्स में भी अब कहीं पर भी मास्क हमें नजर नहीं आता। इवन के डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ भी वो नहीं लगाते हैं। और अल्लाह करे कि ये
कोविड इसी तरह से नीचे चलता चला जाए और जो ग्राफ है वो फ्लैट हो जाए। और लगता यही है कि लोग, बहुत सारे लोगों ने जो वैक्सीन लगा लिया है, बहुत सारे लोगों ने बूस्टर्स लगा लिए हैं, बहुत सारे लोगों को कोरोना हो गया है और उन्होंने वैक्सीन नहीं लगाया है, लेकिन उनकी इम्यूनिटी डेवलप हो गई है, वो हर्ड इम्यूनिटी में आ गए हैं। तो इसकी वजह से लगता यही है कि अब लोग एक दूसरे को कोविड ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं या उनको लग नहीं रहा है। ये जरूर है कि इस वक्त कराची शहर, अगर बात की जाए खासकर कराची की, तो इस वक्त 3-4 प्रॉब्लम है और सब में बुखार होता है और नजला जुकाम, गला खराब होता है। जैसा कि अभी मौसम चेंज हो रहा है तो उसमें यही होता है कि गला खराब है, नजला जुकाम है। तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब कोई मुझे कोविड तो नहीं हो गया, उसका टेस्ट करा लिया जाए। लेकिन ये डॉक्टर्स को पता होता है, उनकी सिम्टम्स को देख के और उनका मुआयना करके मालूम हो जाता है कि ये मौसम की खराबी की वजह से नाक की का इशू है या गले का इशू है। तो वो हम मना कर देते हैं। इसी तरह से डेंगू का मसला बड़ा चल रहा है और फिर हमारे यहाँ नेगलेरिया का भी इशू है, हमें उसको भी देखना पड़ता है, नजर में रखना पड़ता है। फिर टाइफाइड, मलेरिया, ये भी इसी तरह का है कि बुखार होता है और उसमें कुछ ना कुछ चीजें मिल जाती है। और कभी कभार दो या तीन चीजें भी हो जाती हैं कि किसी को कोविड भी हो गया और साथ में डेंगू भी हो गया, या टाइफाइड हो गया साथ में उनको डेंगू भी हो गया। तो ये इस तरह की सूरत हाल इस वक्त हमारे शहर में है। लेकिन एज सच कोई बहुत ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। हॉस्पिटल्स में कोई इस तरह का रश नहीं है और कोई इतने ज्यादा इंडोर पेशेंट नहीं है। तो डॉक्टर साहब इस हवाले से आपसे ये जानना चाहेंगे, बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि फ्लू वैक्सीन जो आती है वो कितनी कारगर है, क्या फ्लू वैक्सीन लगवानी चाहिए और किस उम्र के लोगों को ये फ्लू वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए हर साल? देखिए, फ्लू अगर किसी को बहुत ज्यादा हो रहा है और फ्लू डायग्नोज हो गया है, डॉक्टर्स बताते हैं। देखिए, बहुत से लोगों को एलर्जिक राइनाइटिस है, बहुत से लोगों को बहुत से और साइनोसाइटिस हैं, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी नाक की बहुत सारी बीमारियां हैं, साइनोसाइटिस है, राइनाइटिस है। तो ये डायग्नोज करना जरूरी है कि अगर किसी को फ्लू हुई है, यानी कि इन्फ्लुएंजा टाइप की चीज है, इन्फ्लुएंजा वायरस है उसके अंदर, जिसको आम जबान में फ्लू कहा जाता है, लेकिन एक्चुअली ये एक वायरस है इन्फ्लुएंजा। और जैसा कि हमने पहले भी बात करते रहे, आपने भी किया है कि जी इन्फ्लुएंजा जब आया था तो उस वक्त काफी लोग इसी तरह से कोरोना में जैसे इंतकाल कर रहे हैं, इसी तरह से उसमें भी बड़े लोग मुब्तला हुए, बहुत से लोग इंतकाल कर गए, लाखों लोग। तो अभी भी वो इन्फ्लुएंजा मौजूद है और वो कॉम्प्लिकेट होता है, तो उसमें भी लोग इंतकाल कर जाते हैं, इसीलिए उसकी वैक्सीन निकली है। लेकिन ये बात कंफर्म करना है, मेरे मुशाहिदे में ये बात आई है, बहुत सारे मरीज आते हैं कि डॉक्टर साहब मैंने तो फ्लू का शॉट भी लगा लिया है, हर साल मैं लगाता हूँ, लेकिन मुझे कोई फायदा नहीं है इसका, मैं तो अब नहीं लगाता। तो मैंने उनसे ये कहा है कि जी आपको फ्लू है ही नहीं तो आपको फायदा कैसे होगा, आपको तो एलर्जिक राइनाइटिस। तो ये कहने का मेरा मकसद ये है कि अगर किसी को डायग्नोज हो जाए फ्लू और फिर वो यानी कि उसको पता चल जाए कि ये इन्फ्लुएंजा वायरस, इसके अंदर जो ये प्रॉब्लम नजला जुकाम, छींके आ रही है, ये सारी चीजें हो रही हैं और इसकी वजह इन्फ्लुएंजा वायरस है, तो उसको अगर फ्लू का शॉट लगाया जाए, हर साल सितंबर अक्टूबर में नया वैक्सीन आता है, वो पुराना वैक्सीन से कोई फायदा नहीं होगा। जो नया वैक्सीन आता है हर साल, वो अगर हर साल लगाया जाए तो उसको बहुत फायदा होता है। मेरे बहुत सारे पेशेंट हैं जिनको मैंने कहा है और वो लगाते हैं, हर साल लगाते हैं। अभी पिछले साल भी थोड़ा डिले हो गया था क्योंकि कोविड की वजह से सारा वैक्सीन कोविड के इसमें लगा हुआ था, तो फ्लू वैक्सीन जो है वो लास्ट ईयर दिसंबर जनवरी में आया था और अभी भी शायद आने वाला है या आ गया है, मुझे मालूम नहीं है। लेकिन ये है कि इसी मौसम में या इसी महीने में सितंबर अक्टूबर नवंबर में ये लगाया जाता है फ्लू का वैक्सीन, जो कि बहुत इफेक्टिव होता है उन लोगों के लिए जिनको कि वाकई फ्लू है या
इन्फ्लुएंजा वायरस में जो मुब्तला होते हैं। तो यकीनन इसको जरूरी है, और मैं समझता हूँ कि इसको यकीनन यंग एज में लगाया जाए, क्योंकि बच्चों में इतना ज्यादा इसकी प्रॉब्लम नहीं होती है जी। और इसकी डायग्नोसिस भी आहिस्ता आहिस्ता हो जाती है। लोग जब आते हैं, क्योंकि बहुत डिले करके लोग डॉक्टर के पास जाते हैं कि मुझे नजला जुकाम हो रहा है। हाँ, जिसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो वो पहले आ जाता है, लेकिन मोस्टली लोग डिले करके आते हैं। नाक कान की बीमारियां जो हैं वो उमूमन लोग बहुत ज्यादा बढ़ाकर, और जब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में आ जाते हैं फिर वो आते हैं। होना यही चाहिए कि शुरू में अगर डायग्नोसिस हो जाए तो नाक कान की बीमारियां बहुत कंट्रोल हो जाती है। बहुत ठीक ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाजरीन, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन और माहिर अमराज नाक कान गला हमारे साथ मौजूद थे, डॉक्टर कैसर सज्जाद। प्रोग्राम का वक्त अपने ख्ताम पर पहुंचता है, मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।